हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं JCRT क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 7 के हिंदी का पार्ट 1 चाहता हूँ पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप हर एक बार देख पाएँ और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कविता और कवि का नाम जानेंगे। तो कविता का नाम क्या होगा? चाहता हूँ। याद रखना है, कविता का नाम क्या हो जाएगा? चाहता हूँ। और इसका कवि का नाम क्या है? तो रामावतार त्यागी। रामावतार त्यागी। ये सब को नोट डाउन करते चलना है। ये सब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। कविता और कवि का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी कविता और कवि का नाम जरूर कर लीजिए। हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, हमारे ऊपर मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मातृभूमि का हमारे ऊपर काफ़ी ऋण है। हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, धरती पर ही निवास करते हैं, जीवन जीते हैं, यहीं का अन्न जल प्रकाश वायु ग्रहण करते हैं। हमारी सांसें इसी धरती की दी गई धरोहर है और अंततः हम मृत्यु को प्राप्त कर इसी धरती में विलीन हो जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हुआ। चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि को लगता है कि मातृभूमि का उस पर काफ़ी ऋण है, इसलिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उस ऋण से मुक्त होना चाहता है। इस ऋण के एवज में वह अपना माथा मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर देना चाहता है। तो यहाँ पर सर्वस्व आया है, तो सर्वस्व का मतलब हो जाएगा संपूर्ण संपत्ति। तो वो क्या करना चाहता है कि संपूर्ण संपत्ति को न्यौछावर करना चाहता है। और दूसरा का आया है एवज। तो एवज का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप लोग यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। सर्वस्व का अर्थ हो जाएगा संपूर्ण संपत्ति। संपूर्ण संपत्ति। और दूसरा वर्ड हम लोग का क्या चीज़ है? एवज। तो एवज का अर्थ हो जाएगा बदले में। ऋण के बदले में वो क्या देना चाहता है? अपना माथा देना चाहता है मातृभूमि के चरणों में। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा बदले में। तो ये सब दो वर्ड जो है आप लोग को नोट करना है, साथ में क्वेश्चन आंसर को भी नोट करते चलना है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न उत्तर को देखते हैं। जाएगा, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, इस पंक्ति में समर्पण का भाव निहित है। कवि मातृभूमि को कहता है कि माँ, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत प्रकार का ऋण है, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि अपना माथा थाली में सजाकर लाऊं एवं आप इसे दयापूर्वक स्वीकार कर लें। यह मेरा आपके प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सच्चा समर्पण है। तो ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चौथा प्रश्न शुरू करने से पहले यह कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को आगे सभी विषयों, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी विषयों का प्रश्न उत्तर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, साथ में लाइक भी ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूं। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या हो जाएगा हम लोग का? तो चौथा प्रश्न है, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है? तो कविता में युद्ध में जाने से पूर्व कवि अपने मोह के बंधन से मुक्त होना चाहता है। वह दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ध्वज, राष्ट्र ध्वज लेकर रणभूमि कूच कर जाना चाहता है। अब चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या हो जाएगा। तो पांचवा प्रश्न हो जाएगा हम लोग का, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है? तो कविता में
कवि को ऐसा लगता है कि गांव घर आदि मोह माया के बंधन है। इस बंधन से जब तक आदमी मुक्त नहीं होगा, मातृभूमि की सुरक्षा की लड़ाई में बलिदान नहीं दे सकता। अतः वह अपने गांव घर से क्षमा याचना कर, तलवार लेकर एवं ध्वजा धारण कर आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने जा रहा है। तो ये हम लोग का आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो हम लोग का वीडियो आज का कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।